भारत का कोई भी व्यक्ति और भारतवर्ष दुनिया के किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व कर सकता है, दुनिया के अग्रणी देशों में रह सकता है। उसको लेकर जहां हम पहले बहुत सारी चीजों में केवल आयात पर निर्भर रहते थे कि विदेशों से आयात होगा तो हमारा देश चलेगा, चाहे वो आज कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, या हथियारों के रक्षा उपकरणों की बात हो, उन सभी पर। और पिछले 8 सालों में भारत ने जहां सभी क्षेत्रों में निर्यात में बहुत बड़ी बढ़त प्राप्त की है, आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, वहीं हथियारों के रूप में आने वाले समय में जो शुरुआत हुई है उससे हम बहुत बड़े निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। आने वाले सालों में बहुत बड़ा जो हमारा इकोनॉमी का एक बड़ा इकोनॉमी में जो हमारी बढ़ोतरी होने वाली है उसमें बहुत बड़ा मामला हमारा रक्षा के उपकरणों का भी होगा। इसी के साथ साथ जो ऊर्जा के क्षेत्र में उसमें भी बहुत सारी आत्मनिर्भरताएं हमने प्राप्त की है, रक्षा के क्षेत्र में प्राप्त की है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राप्त की है। और अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा जब कोरोना महामारी आई थी, एक बार सभी लोग बच्चे थोड़ा शांत हो जाएंगे तो अच्छे से सुनाई देगा, आपस में बात नहीं करिए। थक गए हैं क्या? अभी क्या है कि जो भी बच्चा यहां से या बेटी या बेटा, अब जिसकी भी आवाज आएगी, मैं यहां से देख रहा हूं और हमारे संचालक जी और शिव अरोड़ा जी भी देख रहे हैं, उसको मेरी जगह आके यहां से जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो आप देख रहे हैं एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। और ऊपर भी जिनको जगह नहीं मिलनी पहले बैठ जाइए, नहीं तो क्या है कि आपका भी ध्यान भटकेगा और मेरा भी भटकेगा। आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं और काफी देर से आप लोगों ने वेट किया है और मैंने भी वेट किया है कि कब आपसे मिलूं। मेरे मन में भी बहुत उत्सुकता थी कि आप सब लोगों से भेंट करूं और आपकी जिज्ञासा को जानूं और अपने मन में जो मेरे मन में जो बात है वो आप सबके साथ शेयर करूं। तो मैं बता रहा था आपको कि अभी अभी हमने देखा कि देश के अंदर पिछले लगभग 2.5 सालों से कोरोना की महामारी आ गई और कोरोना महामारी में जहां हमारे देश के अंदर जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाएं थी वो बहुत कम हुआ करती थी। शायद आप सब लोग अगर इसके आंकड़े निकालेंगे तो स्वास्थ्य की अवस्थापना सुविधाओं में, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जब महामारी आई थी उस समय हमारे पास कितने वेंटिलेटर होते थे, कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर होते थे, कितने हमारे कंसंट्रेटर होते थे, कितने हमारे यहां पर पीपीपी किट बनते थे, कितने ऑक्सीमीटर बनते थे, कितने आईसीयू थे, कितने हमारे छोटे बच्चों के लिए जो नीकू बोलते हैं नीकू के आईसीयू रूम हुआ करते थे, कितने बड़े बच्चों के लिए पीकू हुआ करते थे। अगर हम इसका अंदाजा लगाएंगे तो प्यारे बच्चों पिछले 2.5 सालों में इसमें कई हजार गुना वृद्धि हुई है और यह एक पहचान है कि भारत विश्व महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, विश्व महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। और वहीं रक्षा के क्षेत्र में भी जहां पर पहले जो दुश्मन की गोली आती थी तो उसका जवाब देने के लिए हमारे देश के सैनिकों को सोचना पड़ता था, उसके लिए जवाब मांगना पड़ता था कि दुश्मन की गोली आई है या हमारे यहाँ के किसी जवान को गोली लगी है। उसका जवाब देने के लिए उनको अपने यहाँ पर कंपनी के कमांडर से पूछना पड़ता था, फिर ब्रिगेड में पूछना पड़ता था, उसके बाद डिप में पूछना पड़ता था, उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर पूछना पड़ता था और आर्मी हेडक्वार्टर के बाद मंत्रालय में पूछना पड़ता था कि यहाँ सीमा के पार से गोली आई है, यहाँ आतंकवादी हमला हुआ है, यहाँ जिहादी हमला हुआ है, यहाँ पर अलगाववादी हमला हुआ है या सीमा पार से गोली आई है। इसका जवाब देना है कि नहीं देना है। और इसमें हफ्तों और महीनों बीत जाते थे, जवाब नहीं आता था। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं
तब से गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि हमारी सेना गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है। यह भारत की महाशक्ति बनने की वो एक पहचान है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अगर मैं एक ही प्रश्न पर आपको कई सारे उत्तर दे दूंगा तो मुझे लगता है कि इसी में सारा समय चला जाएगा और शायद समय निर्धारित होगा। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मिलन का जो ये प्रश्न था, उस प्रश्न का कुछ संक्षिप्त में थोड़ी सी जो मेरी जानकारी है मैं उसका उत्तर दूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि भारत उस स्वप्न को पूरा करते हुए कैसे विश्व की महाशक्ति बनने की तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अग्रसर है। दूसरा प्रश्न है सरदार भगत सिंह महाविद्यालय रुद्रपुर से मानसी पांडे, अपने स्थान पर खड़े होकर अपना प्रश्न पूछे। मानसी पांडे। चारों धामों का स्मरण करते हुए हमारे प्यारे देवभूमि के युवा नेता मुख्यमंत्री श्री धामी जी को मेरा सादर नमस्कार। मैं मानसी पांडे, सरदार भगत सिंह 3रे वर्ष की छात्रा, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के गुजरात मॉडल की तरह आपका उत्तराखंड के लिए क्या मॉडल है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मानसी ने। मानसी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले 12 सालों तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने जो उस समय गुजरात का मॉडल सुशासन के रूप में वहां की कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, वहां के उद्योगों को स्थापित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में, और जो सिंगल विंडो सिस्टम उन्होंने गुजरात में लागू किया और निर्भय होकर वहां पर जो रात व दिन उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर न करते हुए वहां पर इतनी अच्छी कानून व्यवस्था को स्थापित किया। गुजरात मॉडल केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 20 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, तो उस दिन उन्होंने किसी धरती को चुना कि मैं अपने 20 वर्षों का सेलिब्रेशन करूंगा, तो हमारे उत्तराखंड की देवभूमि ऋषिकेश को चुना। एम्स में आकर उन्होंने उस दिन जो है ऑक्सीजन के एक बड़े पीएचसी प्लांट का उद्घाटन किया था। तो उनके जो गुजरात का मॉडल है वो सब जगह लागू हुआ है, यहां तक कि ऐसे राज्य जो राज्य मोदी जी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को नहीं मानते। मैं मुख्यमंत्री परिषद की जब बैठक में जाता हूं या पूरे देश के मुख्यमंत्रियों का कोई सम्मेलन होता है, नीति आयोग जैसी बैठक होती है, तो वो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वह भी वहां पर कहते हैं, जब मोदी जी सब एक एक करके सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इंटरेक्ट होते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि हम जो है मोदी जी जो आपने गुजरात में किया था उसी को अपने यहाँ कर रहे हैं। तो ये गुजरात मॉडल है और गुजरात मॉडल को लेकर जहां हम लोगों ने औद्योगिकरण की तरफ विशेष ध्यान दिया है और 6000 एकड़ का अभी हमने लैंड बैंक निकाला है, जिसमें हम यहाँ पर उद्योगों को स्थापित करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में हम कुछ अपनी नीति में बदलाव कर रहे हैं, जिसके कारण से आने वाले समय में हमारे यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में और सुविधाएं बने और हमारे स्ट्रक्चर बने और होटल बने, अच्छे वेलनेस सेंटर बने। इसके साथ साथ हमने सरलीकरण, आज जो परेशानी है सबसे बड़ी वो यह है कि हमारे सामने हम जब किसी सीट पर बैठे होते हैं तो आने वाले जो जरूरतमंद हैं, जो फरियादी हैं, जनता के लोग हैं, उनके काम कैसे हों। तो उसके लिए हमने एक मंत्र, सरलीकरण का मंत्र, हर आने वाली समस्या को सरल करके उसका रास्ता निकालने के लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, और चौथे नंबर पर संतुष्टि का भाव,
यानी कि जो भी हमारे पास आया है वह संतुष्ट होकर जाए, इस प्रकार के मंत्र को लेकर हमने यहाँ पर एक कार्य संस्कृति और कार्य व्यवहार को प्रारंभ किया है। इसके साथ साथ उत्तराखंड के अंदर जो हमारे यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है। जनसंख्या के घनत्व को रोकने के लिए भी हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्णय लिया है कि एक स्पेशल ड्राइव चलाएंगे जिससे कि कोई भी असामाजिक जो गतिविधियां करने वाले तत्व हैं, जो इधर उधर से आकर तमाम जो अपराध को संगठित होकर अपराध को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमने ड्राइव पिछले दिनों चलाई थी और आगे चलकर हम और सघन ड्राइव चलाने वाले हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्तराखंड के अंदर आकर उद्योगों को स्थापित करना चाहते हैं, अपना निवेश करना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो उद्योग और धंधे यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर निवेश करेंगे तो जहाँ हमको एक अच्छी आय प्राप्त होगी, एक अच्छा रेवेन्यू का हमारे लिए जनरेशन होगा, वहीं हमारे सभी आने वाले जो नौजवान हैं, नौजवान भाई बहन हैं, उन सभी लोगों को रोजगार करने का भी अवसर मिलेगा। और इसके लिए हमने एकल खिड़की सिस्टम, जिसको सिंगल विंडो बोलते हैं, उसमें बहुत सारे प्रावधान किए हैं कि अब बहुत सारे दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा। अगर 25 डिपार्टमेंटों में काम है तो एक डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लगेगी और एक डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लगते ही जो है उनका एक जगह पर एप्लीकेशन से ही सारे डिपार्टमेंटों का काम स्वतः ही हो जाएगा। इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग। हमने ये ईज ऑफ डूइंग को और साथ में हम ईज ऑफ लिविंग को भी प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि आम आदमी का जो जीवन है वो सरल हो, उसको सब प्रकार की सुविधाएं आसानी से मिले, उसको कहीं अप्रोच न करनी पड़े। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि गुजरात मॉडल और उत्तराखंड मॉडल कैसे उस तरफ बढ़ रहा है, और इस उत्तर से हमें पता चलता है कि आज अगर प्रधानमंत्री जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री क्यों हैं? तो उस मॉडल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सूरजमल महाविद्यालय की इच्छा, उससे चित्रा हलदार हमारी बेटी है। चित्रा हलदार अपने स्थान पर खड़ी हो जाएंगे। तो आगे से आ रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। कि जैसे हम सब जानते हैं, अभी हमें निर्देशित भी किया गया है कि संक्षेप में विवरण बताएं, परंतु हम सब जानते हैं ऐसे व्यक्तित्व एवं इतने समय के प्रतीक्षा के पश्चात संक्षेप में व्याख्यान करना तो संभव नहीं है। मैं सर्वप्रथम आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। हम जानते हैं आपने किन परिस्थितियों में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। उसी समय आपने आशाओं के लिए मानदेय एवं सरकारी हिंदी माध्यम के विद्यालयों के लिए जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय, ऐसे अपने कार्यों को पास किया। मैं आपका सहृदय आभार व्यक्त करना चाहूंगी जो आपने कोविड के समय एक योजना पास करी, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इस योजना में आपने जो कोविड के दौरान जो बच्चे थे जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, उनका संपूर्ण आर्थिक सहायता करने का आपने भार संभाला है। मैं सहृदय धन्यवाद करना चाहूंगी आपका। सर, हम जानते हैं मोदी जी का विशेष रूप से हमेशा से ही हमारे उत्तराखंड के विषय में एक विशेष लगाव रहा है। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जब भी आपसे आपकी माननीय मोदी जी से वार्तालाप होती है तो उत्तराखंड के विकास के विषय में आपकी क्या वार्ता होती है, हमारी जिज्ञासा को बताएं आप। बहुत धन्यवाद चित्रा। चित्रा ने बहुत जागरूकता में तो सोच रहा था कि जो हमारे नए बच्चे हैं हो सकता है उनको इस विषय में कम ध्यान रहता हो कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है, लेकिन मैंने देखा कि चित्रा ने संक्षेप में जो 2-3 चीजें, चाहे वो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की बात करी, आंगनबाड़ी आशा बहनों की बात करी, इसके साथ साथ हमने और भी बहुत सारे काम किए हैं। उसमें जहां हमने वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, विधवा अवस्था, ये जो पेंशन थी, इस पेंशन की धनराशि को भी बढ़ाया। इसको भी हमने 1500 किया। इसी के साथ साथ जो उपनल के कर्मचारी हैं, उत्तराखंड के जो गांव में काम करने वाले हमारे ग्राम प्रधानगण हैं,
उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं और जो कोविड के समय में महामारी आने के कारण से बहुत सारे ऐसे समूह थे, बहुत सारे ऐसे पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, हमारे जो इसमें साहसी पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले थे, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, हमारे स्वयं सहायता समूह, उन सभी को हमने पैकेज देने की उस समय व्यवस्था की थी। और उपनल के कर्मचारियों से लेकर पीआरटी के जवान, भोजन माताएं, सभी को, हमारे अतिथि शिक्षक जो गेस्ट टीचर जिनको बोलते हैं, और हमारे शिक्षा मित्र, उन सभी का मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया था। और यह सब हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से ही किया। और मोदी जी जब भी मिलते हैं और जब भी उनसे भेंट होती है, तो मैं सच बताऊं तो कई बार आप लोग सोच रहे होंगे जैसे मेरे बारे में कि बहुत सारे बच्चों में जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा नजदीक से या मुझसे बात नहीं की होगी, तो उनके मन में भी संशय होगा कि मुख्यमंत्री पता नहीं कैसे होंगे, मुख्यमंत्री कैसे बोलते होंगे, वो कैसे मिलेंगे, थोड़ा अलग तो नहीं होंगे। तो मैं भी ऐसा ही सोचता था। जब मैं मोदी जी से पहली बार मिलने गया तो मुझे लगा कि मोदी जी पता नहीं मुझसे कितने प्रश्न पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। जैसे आप लोग परीक्षा में देने जाते हैं ना, परीक्षा देने जाते हैं ना, जब तब होता है मन में बहुत सारे विषय आते हैं कि अब क्या प्रश्न में आएगा, क्या मुझे उत्तर लिखना होगा। मन में जैसे बहुत प्रकार के विचार चलते हैं ना, और सवेरे से ही जो है उस दिन भूख भी कम लगती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लगती नहीं है। तो मैं मोदी जी से जब मिलने गया पहली बार, तो मेरे मन में भी ये संशय था थोड़ा सा, लेकिन जब मैं उनके पास पहुंचा, मुझे लगा कि एक कमरे के अभी और अंदर वाले कमरे में मोदी जी होंगे। लेकिन मैं अंदर पहुंच गया। मैंने जैसे अंदर पहुंचा तो उनकी आवाज आई कि आइए आइए धामी जी आइए। तो मैंने देखा तो सामने मोदी जी थे। तो मैं एकदम से रुक गया। रुकते ही जो वहां पर फोटोग्राफर जब फोटो खींचने लगे, तो मैंने मास्क लगाया हुआ था, तो मैं मोदी जी की तरफ देख भी नहीं रहा था, और मैंने अपना मास्क लगाए रखा। मोदी जी ने अपना मास्क उतार दिया। तो जब मैंने मास्क नहीं उतारा, क्योंकि मैं 10 जुलाई 2021 को उनसे मिलने गया था, मुझे तिथि याद है, तो मोदी जी ने मुझे कहा कि आप मास्क उतार दीजिए। तब मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि मास्क उतार दीजिए, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। तो मैंने भी अपना मास्क उतार के रख दिया। और जब मैं उनके पास बैठा तो 2-3 मिनट तक तो मेरे मन में थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन 2-3 मिनट के बाद मोदी जी एक प्रश्न पूछते थे या एक बात करते थे, तो मैं उसका जवाब जो है 3-4 प्रश्नों के उत्तर में देता था, 3-4 उत्तर एक साथ दे देता था। तो मैं भूल गया थोड़ी देर बाद कि मैं मोदी जी के साथ बैठा हूं। वो इतने सरल हैं, और उत्तराखंड को लेकर उनको हर जगह के बारे में मालूम है। जैसे मैंने अभी पिछली बार जब उनसे भेंट करने गया था, चंपावत विधानसभा में चुनाव के बाद, तो उससे पहले मैं मायावती आश्रम गया था। आप सब बच्चों को पता होगा कि मायावती अद्वैत आश्रम ये चंपावत जिले में है, लोहाघाट के समीप है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है लोहाघाट से। और यहां पर 1902 के आसपास स्वामी विवेकानंद जी वहां आए थे, और उन्होंने वहां पर साधना की थी। इसलिए उस आश्रम का नाम है मायावती आश्रम, अद्वैत आश्रम। तो मैं उस आश्रम में गया था। वहां के स्वामी जी ने मुझे 2 पुस्तकें भेंट करी थी। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के उसमें संकलन थे। आप सब लोग स्वामी विवेकानंद जी को तो जानते हैं, वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है मनुष्य के बारे में, कि मनुष्य अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है। तो मैं वहां से 2 पुस्तकें स्वामी जी ने मुझे भेंट करी, और वो 2 पुस्तकें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करने के लिए ले गया।
जब मैंने उनको 2 पुस्तकें भेंट करी तो प्रधानमंत्री जी ने मुझसे थोड़ा मजाक किया कि इस बार तो आप विवेकानंद जी को ले आए हैं। तो मैंने उनसे कहा, सर यहां से हम विधायक हैं, वहां पर मायावती आश्रम है, अद्वैत आश्रम। बोले हाँ, वो अल्मोड़ा से अंदर लमगड़ा होते हुए ऐसे रास्ता जाता है लोहाघाट के लिए, वहीं पर है ना। तो मैं उनको बताता, मेरे से ज्यादा उनको पता था कि मायावती आश्रम कहां पर है। फिर उन्होंने नारायण आश्रम की बात करी, जो नारायण आश्रम हमारा पिथौरागढ़ जनपद में है। फिर उसके बाद उन्होंने आदि कैलाश के बारे में बात करी। आदि कैलाश बिल्कुल हमारा जो कैलाश मानसरोवर रोड है उसी रास्ते पर पड़ता है। फिर वो पूछने लगे कि केदार बाबा में कितना काम हो गया, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान का क्या हुआ, जो आपने रुद्रपुर में एम्स का मुझसे शिलान्यास करवाया था उसकी क्या स्थिति है, जमीन ट्रांसफर हो गई कि नहीं हो गई। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है कि जिसके बारे में वो न जानते हो। उत्तराखंड के हर सेक्टर के बारे में उनको जानकारी है और बहुत रुचि लेकर कि मैं 15 मिनट के लिए एक दिन उनसे मिलने गया। 15 मिनट की जगह मेरे से 1.5 घंटे तक मैंने उनसे बात करी। उन्होंने मुझसे 1.5 घंटे का समय दिया, 1 घंटा 15 मिनट फालतू समय दिया। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड की जो धरती है उस धरती से उनका बहुत विशेष लगाव है और धरती से नहीं, यहाँ के रहने वाले सभी लोगों से उनका विशेष लगाव है। और वो स्वयं कहते हैं कि मेरा उत्तराखंड से कर्म और मर्म का रिश्ता है। और उनसे मिलने के बाद हमेशा ये होता है कि प्रधानमंत्री जी को जब हम लोग काम करते हुए देखते हैं कि वो 24 घंटे में से कम 20 घंटे काम करते हैं, कम से कम 20 घंटे काम करते हैं। और जो उनसे सीखने की सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि हर समय काम करना और हर समय नवाचार ढूंढना, कुछ नया ढूंढना, कुछ लीक से हटकर करना। और यही कारण है कि आज पूरे भारत के अंदर एक नई कार्य संस्कृति आ गई है, एक नया वर्क कल्चर आ गया है। अब राजनीति के क्षेत्र में भी वैसे तो तीसरा ही प्रश्न है, काफी लेट हो रहे हैं क्या, बहुत विस्तार में जा रहे हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में भी सिखा, पहले क्या सोचते थे बच्चे लोग, सोचते होंगे और हम लोग भी ऐसा सोचते थे कि राजनीति में जो एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, या मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर बन गया, या कोई हमारे नेता बन गए, बोर्ड चेयरमैन, या कोई पार्टी में पार्टी बियरर, तो ये जो चाहेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, कोई काम नहीं करना पड़ता होगा, ऐसा सोचते थे। लेकिन मैं बताऊं कि मोदी जी के बनने के बाद सबको काम करना पड़ता है, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, या हमारे प्रशासन के लोग हों या पार्टी के लोग हों, कि एक नया वर्क कल्चर कि हम आउटपुट क्या दे रहे हैं, हम डिलीवरी क्या कर रहे हैं, ये कल्चर अगर किसी ने पैदा किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। और इसमें एक विषय जरूर ध्यान आता है कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से भी लगाव है और प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के जो युवा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, उनसे भी उतना ही लगाव है। अब चौथे प्रश्न के रूप में योगेश आर्य, जीआईसी बागवाला, अपने स्थान पर खड़े होंगे। अरे भाई आगे से जा यार। मेरा नाम योगेश आर्य है और मैं राजकीय सरकारी बागवाला का छात्र हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको हम सभी की ओर से इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने गत वर्ष कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्रों को टैबलेट वितरण करके हम सभी की उनकी शिक्षा का मार्ग और भी आसान कर दिया है। इसके लिए मैं हम सभी की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरा आपसे यह प्रश्न है
कि उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश के रूप में जाना जाता है और मोदी जी भी अपने भाषणों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। और उत्तराखंड में पर्यटन के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? बहुत अच्छा योगेश, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये प्रश्न हमारे उत्तराखंड राज्य के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से हमको मान्यता मिली, नया राज्य बना उत्तराखंड। और उस समय जब हमारा राज्य बन रहा था तो जहां हमारे पास उधम सिंह नगर जैसा तराई का कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, अनुसंधान का क्षेत्र है, हरिद्वार जैसा कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, वहीं हमारे यहाँ का एक बड़ा भूभाग पर्वतीय है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है। तो ऐसे में उत्तराखंड राज्य का राजस्व का आधार क्या होगा, यहाँ के विकास का आधार क्या होगा, यहाँ की आधारभूत संरचना क्या होगी, ये सबके मूल में यही प्रश्न था। तो उस समय जो सबसे बड़ी बात थी कि आगे चलकर हमारा राज्य किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और किस पर आधार होकर आगे को विकास की संरचना को गढ़ेगा, उसमें जो सबसे बड़ा उसके मूल में था वह पर्यटन था। और पर्यटन को लेकर क्योंकि जहां अब मैंने अभी जब पहला प्रश्न किया था उस समय मैंने कहा था कि हम पर्यटन के क्षेत्र में कुछ नीति में परिवर्तन कर रहे हैं, अच्छे जो निवेशक हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से कहा था, केदारनाथ की भूमि से, कि आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक, यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने कहा, और इस बार जो हमारा ये जो 4 धाम यात्रा का सीजन है, 4 धाम यात्रा है, इस 4 धाम यात्रा में अभी तक 31 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने अभी तक दर्शन कर लिया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं इस बार जो हमारी कांवड़ यात्रा हुई, कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ से भी ज्यादा शिव भक्त कांवड़िए यहां से जल लेकर जाते थे। जहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी ही देखरेख में जहां केदार बाबा का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। 1 चरण का, 2 चरण का, तीसरे चरण का काम वहां पर प्रारंभ हो गया है। और काम करने के लिए वहां पर मात्र 6 महीने का समय होता है, क्योंकि 6 महीने वहां पर बर्फ पड़ी रहती है। तो तेजी से जहां केदार बाबा का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है, सड़कों के क्षेत्र में जहां हमारा पर्यटन बढ़े, स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़े, उसके लिए जहां सड़कों को एक कोने से लेकर दूसरे कोनों को जोड़ने की बात हो रही है। अभी यहीं पर देख रहे होंगे आप लोग, पहले हम रुद्रपुर से रामपुर जाते थे तो कैसी सड़कें होती थी, आज से 5-7 साल पहले। यहां से हम काशीपुर जाते थे, अभी तो और अच्छा सड़क आपको मिल जाएगा जब यहीं गदरपुर का बाईपास बन जाएगा। उसके बाद आप यहां से जब देहरादून की तरफ जाएंगे तो देहरादून जाने के लिए जहां अभी आपको बहुत अच्छा सड़क बन गया, पहले आप लोग धामपुर से घूमकर जाते थे, अंदर जाम लगता था, अब सीधे आपको पता ही नहीं लगता होगा, धामपुर बीच में आता ही नहीं है, अभी नगीना बीच में आता ही नहीं है, सीधे आप नजीबाबाद पहुंचते हैं। आने वाले समय में आपको ना तो धामपुर जाना पड़ेगा, ना आपको नगीना जाना पड़ेगा, ना आपको कोतवाली जाना पड़ेगा। जैसे ही आप काशीपुर से जसपुर जाएंगे, जसपुर से अफजलगढ़ जाएंगे और अफजलगढ़ से सीधा नजीबाबाद पहुंच जाएंगे, यानी 45 किलोमीटर की दूरी यही कम होने वाली है। वहीं रुद्रपुर में हमारा रुद्रपुर है, रुद्रपुर में 800 करोड़ से भी ज्यादा लागत से यहाँ का जो बाईपास बनने वाला है,
रामपुर का बाईपास बनने वाला है, मुरादाबाद का बाईपास बनने वाला है, हल्द्वानी में बाईपास बनने वाला है, काशीपुर से मुरादाबाद का 4 लेन हाईवे स्वीकृत हो गया है। ऐसे अनेकों कार्य हो रहे हैं और आने वाले समय में यहां से जहां हम बैठे हैं रुद्रपुर से किच्छा, सितारगंज, नानकमता, खटीमा, टनकपुर, बनबसा, लोहाघाट, पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला से आगे कैलाश मानसरोवर तक की जो यात्रा है हमारी सड़क मार्ग से होगी। और एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम होगा। रेलवे के क्षेत्र में कनेक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है। हमारे यहाँ का पंतनगर का एयरपोर्ट जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर इसको बढ़ाने की ओर हम लोग आगे प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये पंतनगर का हमारा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन जाए। पहाड़ों में हवाई कनेक्टिविटी हो जाए। जहाँ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग 125 किलोमीटर की जो रेल है वो आने वाले कुछ सालों में ही पहुंच जाएगी, क्योंकि आधे से ज्यादा रेलवे लाइन का काम वहां पर पूरा हो चुका है। लगातार टनल बन रही है, लगातार वहां पर पुल बन रहे हैं। तो ऐसे अनेकों कार्य हो रहे हैं जिससे कि जो है टूरिज्म हमारा बढ़ेगा और पर्यटन प्रदेश के रूप में हमको एक भारत के मुख्य पर्यटन प्रदेश होने का गौरव प्राप्त होगा। ऐसे ही जो है उड़ान सेवा में अभी प्रत्येक जगह को हेली सेवा से जोड़ने का काम अगर पूरे देश में सबसे पहले कहीं हो रहा है तो उत्तराखंड में हो रहा है। और हमारे यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आए, उसके लिए हमने एविएशन टर्बो फ्यूल, इसको बोलते हैं एटीएफ, जो हवाई जहाज, इसमें हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज इसमें तेल पड़ता है, उसको बोलते हैं एविएशन टर्बो फ्यूल। उस फ्यूल की जो यहाँ पर बैट लिया जाता था उत्तराखंड राज्य की तरफ से, उसको हमने 18% घटाया है। 20% होता था, मात्र 2% रख दिया कि हमारे यहाँ पर पर्यटन बढ़े, हमारे यहाँ पर आने जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़े, जिससे कि वो हमारे यहाँ रुकें, अपने हेलीकॉप्टरों को यहाँ पर खड़ा करें, यहाँ पर रखें, अपने अपने जो है यहाँ पर सेट बनाएं, जिससे कि आने वाले समय में हमारा पर्यटन और तेजी से बढ़े। धन्यवाद। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ईश्वर ने बहुत सुंदर उत्तराखंड हमें दिया है और हमारे पूर्वजों ने यहाँ धार्मिक पर्यटन दिया है, 4 धाम और बाकी सब। मोदी जी के दिशा निर्देशन में और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पर्यटन में भारत का सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा उत्तराखंड। अब अरुण कुमार, चाणक्य लॉ कॉलेज से। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम और मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं सर कि आज आपने हमें कुछ बोलने और समझने का मौका दिया। सर, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं चाणक्य लॉ कॉलेज रुद्रपुर से LLB 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे सवाल है सर, आप और मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि ये दशक उत्तराखंड का है, तो इस दशक में विकास के लिए आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, बताइए सर। धन्यवाद। अरुण जी, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। अभी मैंने इससे पहले वाले प्रश्न के उत्तर में बताया था कि उत्तराखंड का दशक होने की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड का दशक तब होगा जब हमारे यहाँ पर जो हमारी प्रमुख सेक्टर हैं उसमें से एक सेक्टर तो पर्यटन है। वो पर्यटन के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ें, तेजी से आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, उन सबको अच्छी से अच्छी सुविधाएं कैसे मिलें। अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो बड़ी मात्रा में वो यहाँ आएंगे और बड़ी मात्रा में जब आएंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को आय प्राप्त होगी, यहाँ के लोगों को काम धंधा मिलेगा, यहाँ का राजस्व बढ़ेगा। उसको लेकर जहां हम रोड कनेक्टिविटी को अच्छा कर रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी को अच्छा कर रहे हैं, हवाई कनेक्टिविटी को अच्छा कर रहे हैं, जो हमारी अवस्थापना सुविधाएं हैं, हमारे टूरिस्ट जो बंगलो हैं, टूरिस्ट रेस्ट हाउस हैं, हमारे होटल हैं, और भी जो यात्रियों के काम आने वाले, यात्रियों के लिए उस समय में उनके साथ चलने वाली जो तमाम प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं में एक अच्छा सुविधाजनक उनको हम दे पाए
उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि अच्छी सड़क बने, अच्छे गेस्ट हाउस, अच्छे होटल बने, और यहाँ पर जो हमारा एक भाव होना चाहिए अतिथि देवो भव, और वो हमारे यहाँ पर है। उत्तराखंड में आने वाला जो भी यात्री है, जो भी टूरिस्ट है, जो भी श्रद्धालु है, हमारे मन में होना चाहिए कि वो एक बार आएगा तो बार बार आए। उसके लिए हम उसको अच्छी सुविधाएं दें, अच्छा व्यवहार करें। हम अच्छे होम स्टे बना रहे हैं, अच्छे होम स्टे बनेंगे तो और अच्छा होगा। इस प्रकार से ये सब तब होगा जब हम अच्छी टूरिज्म की नीति भी बनाएं। तो टूरिज्म के क्षेत्र में हम अच्छी नीति बना रहे हैं जिससे कि मैक्सिमम लोग आए, बड़े बड़े होटल बनाएं। अभी एक होटल है हमारा यहाँ, होटल ताज, ऋषिकेश में, आप लोग जानते होंगे। जिस समय सीजन होता है, अभी भी सीजन ही चल रहा है, क्योंकि चार धाम यात्रा में आने वालों की इस बार कोई कमी नहीं हो रही है। बहुत संख्या में आ रहे हैं, बहुत भीड़ है। अभी वहां से रास्तों से कोई आ रहा था लौट के, हमारे एक मंत्री जी वहां गए थे चमोली, वहां से लौट कर आए तो मुझे बता रहे थे कि पूरे रास्ते भर जाम लगा हुआ। तो ये हमारे यहाँ आने वाले जो पर्यटक है उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उसके लिए हमने अच्छे होटल बनाने का निर्णय लिया है। एक होटल से हमको 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक साल में प्राप्त होता है उत्तराखंड सरकार को। अगर ऐसे 50-100 होटल बन जाएंगे तो सोचो कि अंदाजा लगाओ कि हम पर्यटन के क्षेत्र में केवल होटल इंडस्ट्री से ही कितना बड़ा रेवेन्यू प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से हाइडिल है और माइक्रो हाइडिल है, उस क्षेत्र में भी हमारा प्रयास है कि यहां पर हाइड्रो की, जल विद्युत, हाइड्रो समझते हैं अरुण, तो हाइड्रो के क्षेत्र में हम कैसे बहुत सारे पावर हाउस बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहां पर जो सबसे ज्यादा संभावना है वो हाइड्रो पावर के क्षेत्र में भी। तो कुछ हाइड्रो पावर के क्षेत्र में रोक लगी हुई थी भारत सरकार से, जल शक्ति मंत्रालय से। मैं अभी कल दिल्ली जाने वाला हूं। हमारी किसाऊ डैम जो हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में बनने वाला है, लेकिन उसके कारण से 5-6 राज्यों को पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी, पीने का पानी, वहां के हर काम के लिए पानी। तो उसमें भी हम लोग बात रखने वाले हैं। तो वहां पर मैं बात रखने वाला हूं कि जो 17 से ज्यादा जल विद्युत की परियोजनाएं हैं जिनमें रोक लगी हुई है, उनको जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। जहां पर्यटन के क्षेत्र में, हाइडिल के क्षेत्र में, वहीं उद्योग के क्षेत्र में अभी हम उद्योगपतियों के साथ बैठते हैं। अभी हमने 75 निवेशकों का सम्मान किया था जिन्होंने यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रियां लगाई हैं, अच्छा काम किया है। तो उनको सम्मानित करते हुए मैंने कहा कि जहां ये योग की भूमि है, ये मोक्ष की भूमि है, ये आयुष की भूमि है, और इसको हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी पूरे दुनिया की बनाना चाहते हैं, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र है। वहीं ये उद्योग की भूमि भी बन रही है। यहाँ उद्योग लगाने वाले लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं हैं, कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति है। तो ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में हम लोग काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, अपना अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे। जिसका जो काम है वो अपना काम ठीक प्रकार से करेगा। और जो वर्क कल्चर मोदी जी ने देश के अंदर पैदा किया है, वह वर्क कल्चर हमको पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। हम पूरी तरह से आत्मसात करेंगे और अपने अपने काम को सबसे अच्छे तरीके से करेंगे। तो कोई शक्ति भारत के सबसे अच्छे राज्य होने के लिए और उत्तराखंड का दशक होने के लिए कोई भी शक्ति हमको रोक नहीं सकती है। जो मोदी जी कहते हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। आने वाला दशक, एक मिनट, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक कैसे होगा? और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, एक माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जब 2025 आएगा, यानी उत्तराखंड युवा 25 वर्ष का होगा, तब भारत का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड हो। इस संकल्प के साथ मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। और छोटे प्रश्न के लिए आरएन पब्लिक स्कूल से अमित। नमस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम अमित प्रशांत है और मैं आरएन पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सर, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में क्या अंतर आए हैं?
देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत ही ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में मैं बचपन से सोचता था। हम सोचते थे, मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मेरे पूज्य पिताजी सेना में थे और उन्होंने 30-32 साल तक सेना में सेवाएं प्रदान करी, सेवाएं दी और देश के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर उन्होंने काम किया। कश्मीर में रहे, पंजाब के बॉर्डर पर रहे, राजस्थान के बॉर्डर में रहे, सियाचिन के ग्लेशियर वाले बॉर्डरों में रहे। वहीं जब भारत की शांति सेना श्रीलंका में गई तो श्रीलंका भी गए। तो बचपन से मेरे मन में एक प्रश्न आता था, मैं सोचता था कि पाकिस्तान के साथ तो कभी भी युद्ध होगा तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। कभी मेरे मन में नहीं आता था, क्योंकि हमारे भारत की जो सेना है वो सेना हमेशा से ही उसका इतिहास शौर्य और पराक्रम का रहा है। हमेशा जो भारत की सेना है वो विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से एक रही है। इसलिए ये प्रश्न मेरे मन में जब भी आता था तो मैं सोचता था पाकिस्तान से युद्ध होगा, अलगाववाद से होगा, आतंकवाद से होगा, जिहाद से होगा, तो भारत की सेना ही जीतेगी, हमारा भारत ही जीतेगा। लेकिन चीन की जब बात आती थी तो चीन की जब भी बात आती थी, जब भी हमको लगता था आप लोगों के समय में तो लड़ाई नहीं लगती बेटा, अब लड़ाई का समय ही बंद हो गया। हम जब छोटे थे तो तब कहते थे कि अब लड़ाई लगने वाली। क्यों मंजूनाथ जी, आपने भी नहीं सुना होगा लड़ाई लगने वाली होगा। तो यहां जो है हर गांव में हम लोग ये कहते थे अब लड़ाई लगने वाली है, अब देखो ऊपर से हेलीकॉप्टर आ गए हैं, अब यहां से ये बंद होने वाला है, ये चीन का रास्ता बंद होने वाला है, यहां का बंद होने वाला है। यहाँ फौज के लोगों की सब छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। छुट्टियां कैंसिल हो जाती थी, जो घर में आता था उसको घर से बुला लिया जाता था। कोई मिलिट्री में होता था, एयरफोर्स में होता था, नेवी में होता था, तो उसको घर से बुला लिया जाता था। तो मन में यही आता था कि चीन के साथ युद्ध होगा तो पता नहीं हमारी सेना जीतेगी कि नहीं जीतेगी, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। मन थोड़ा संदेह में आ जाता था, मन के अंदर एक प्रकार का संशय ये रहता था। लेकिन ये सब क्यों रहता था? क्योंकि हमने 1962 में चीन के साथ लड़ाई करी थी, पाकिस्तान के साथ भी हमने 65 में और 71 में दो समय पर लड़ाई लड़ी। दोनों समय पर हमारी सेना ने जीत हासिल करी। 62 की लड़ाई में हमारी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारे देश को भी बड़ा नुकसान हुआ। तो वह हमको विरासत में मिला हुआ था। उस समय का जो नेतृत्व था, उस समय की जो लीडरशिप थी, उस लीडरशिप ने जिस तरीके से काम किया वो हमारे मन में एक बच्चे के मन में भी संदेह देकर, विरासत में संदेह हमको देकर चले गए। लेकिन इस बार आप लोगों को याद होगा, अभी 1-2 साल पहले की बात, गलवान घाटी में जहां चीन की सेना ने हमारे सीमा की तरफ बढ़ने की कोशिश करी, तो भारत की सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। जहां पर हमारी सेना के 20 ऐसे रणबांकुरे मां भारत मां के लिए उन्होंने अपने प्राणों का वहां बलिदान तो कर दिया, अपने को शहीद तो कर दिया, लेकिन वो हमारे लिए एक विरासत में अब एक ऐसी सोच देकर गए कि कोई भी दुश्मन हमारी तरफ अब आंख उठाकर देखेगा तो उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। क्योंकि ये नया भारत है, ये भारत मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। मोदी जी के लीडरशिप में जहां सेना आगे बढ़ रही है, जहां हमारे सेना के उपकरण अच्छे मिल रहे हैं। पहले सेना में जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा कि पुराने लोगों को पता है, अच्छे उनको बूट नहीं मिलते थे, अच्छे बूट नहीं मिलते थे। -40 डिग्री तापमान में काम करते थे। फोर्स में काम करने के कारण से उनके पैरों में इंफेक्शन हो जाता था,
बहुत सारे जो सैनिक होते थे उनके पैरों को काटना पड़ता था पूरे शरीर को बचाने के लिए, लेकिन कोई भी सेना की देखभाल करने वाला नहीं था, उस दिशा में सोचने वाला नहीं था कि जो सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए 40-40 डिग्री माइनस तापमान में काम कर रहे हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं देने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए आज कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज हम एक शक्तिशाली भारत के बीच में हैं। और कोई दुश्मन आंख उठाने का काम करता है तो जहां म्यांमार में बर्मा के बॉर्डर पर घटना होती है, आतंकवादी उस पार से आते हैं, तो दुश्मन को उसके घर में जाकर मारने का काम हमारी सेना करती है। पुलवामा में हमारे सैनिकों पर हमला होता है, हमारे सैनिक शहीद होते हैं, तो वहीं पर सर्जिकल स्ट्राइक होती है। इसलिए दुनिया के दूसरे देशों को पता है कि हम शक्तिशाली हैं। जब हम शक्तिशाली होते हैं तो कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए अब हम सामने वाले देशों की आंख पर आंख डालकर देख सकते हैं, आंख पर आंख डालकर हम उनसे बात कर सकते हैं। आज दुनिया की कोई बड़ी सी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है। आप लोगों को मैं एक उदाहरण बताऊं तो पिछले दिनों रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, और रूस यूक्रेन के युद्ध के समय में जहां सारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ते थे अलग अलग देशों के, वो अपने अपने देशों को आने के लिए तमाम प्रकार से जतन कर रहे थे। वहीं जो भारत के बच्चे थे, भारत के बेटे बेटियां, उन्होंने अपने हाथ में तिरंगा लिया और तिरंगा लेकर वो सुरक्षित जो है यूक्रेन की सीमा से बाहर आ गए। उनको देखकर ऐसे बच्चे जो पाकिस्तान के थे, दूसरे देशों के थे, उन्होंने भी सोचा कि हम कैसे बाहर निकलें। वह बच्चे भी हाथ में तिरंगा लेकर यूक्रेन की सीमा से बाहर आने का रास्ता ढूंढा। यह है नया भारत, और यह है हमारे, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, या दुनिया के कोई भी देश हो, उनके साथ हमारे संबंध किस दिशा में जा रहे हैं, यह इतना बताने के लिए पर्याप्त है। एक सैनिक पुत्र जिसके पिताजी सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए युद्ध किया करते थे, ऐसे हमारे युवा मुख्यमंत्री, और उन्होंने बताया कि भारत कैसे विश्व की सैनिक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। प्रश्न क्रमांक 7 राहुल कुमार जी, आदित्यनाथ झा कॉलेज। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम राहुल भट्ट है और मैं आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर उधम सिंह नगर का छात्र हूँ। महोदय, मेरा आपसे यह प्रश्न है महोदय, आज की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? कहां पर है राहुल कुमार जी? लिखते हैं राहुल भट्ट। मैं उधर देख रहा हूं ऊपर। राहुल का जो प्रश्न है बहुत अच्छा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे प्रयास किए हैं, और बहुत सारे प्रयासों को धरातल पर उतारा है, जिसमें हमारा देश एक आधार लेकर आगे बढ़े, अपने धरातल को मजबूत करते हुए आगे बढ़े। उसके लिए जहां उन्होंने इकोनॉमी पर बढ़ाने पर, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है, उसमें चाहे हमारी कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए कि हमको अब विदेशों से कोई भी चीज आयात न करनी पड़े, यानी कि खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, हमारे मोटे अनाज, ऐसे तमाम प्रकार के जो कृषि के घरेलू जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको हम आयात करते थे, उन सभी को देश में अधिक मात्रा में उनकी उपज करने का इंतजाम किया।
रक्षा के क्षेत्र में, जहां पहले भारत रक्षा के उपकरणों को खरीदने में, रक्षा हथियारों को खरीदने में बहुत बड़ी राशि दूसरे देशों को देता था, बहुत सारा पैसा हमारा हथियार खरीदने में चला जाता था। अब भारत रक्षा के क्षेत्र में जहां हमने आयात कम कर दिया, एक तरह से बंद कर दिया, वहीं आयात की जगह निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। यह भी जो है भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का बहुत आने वाले समय में कोरोना महामारी पूरे विश्व में आई, और जब कोरोना महामारी भारत के अंदर आने वाली थी तो उस समय कैसा माहौल था आप लोगों ने देखा होगा कि हम कितना डर रहे थे। बच्चे लोग डर रहे थे ना? नहीं डर रहे थे कि नहीं डर रहे थे? जरा जोर से बोलिए ना। ऊपर वाले नहीं डर रहे थे क्या? जो ऊपर बैठे हैं तो डर लग रहा था ना कि कोरोना में क्या होगा। घर से बाहर नहीं निकल रहे थे पहले सब अपने घरों में बंद थे, कोई आस पड़ोस में भी नहीं जा रहा था, और बाहर से आने वाले लोगों से तो बिल्कुल दूरी बना ले रहे थे। कोई दिल्ली से आ रहा था, मुंबई से आ रहा था, या देश के अन्य कोनों से आ रहा था। तो ऐसे समय में पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि कोरोना महामारी भारत में आएगी तो भारत दुनिया के लिए एक जिम्मेदारी बन जाएगा, क्योंकि भारत में इतना नुकसान हो जाएगा, इतना त्राहिमाम मच जाएगा, जगह जगह लोगों की हालत खराब हो जाएगी, इतने लोग बीमार हो जाएंगे, इतने लोग कोरोना से ग्रसित हो जाएंगे। तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण से जहां हमको महामारी को ठीक प्रकार से व्यवस्थित उन्होंने पूरे देश के अंदर किया, वहीं हम लोग सोच रहे थे, बहुत सारे लोग जो पुराने समय के होंगे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, लेकिन पोलियो जिस समय में आया था, पोलियो जब आया था देश के अंदर, तो उस समय किस पार्टी की सरकार देश के अंदर होती थी? बच्चों एक प्रश्न बाद में आप लोग ढूंढना, अपने घरों में जाके पूछना कि जब पोलियो देश के अंदर आया था तो किसकी सरकार होती थी। और जब पोलियो आया था तो पोलियो के समय में 1.5 दशक जानते हैं ना, 10 साल 5 साल और उसमें, यानी कि 15 साल तक पोलियो की दवा नहीं आ पाई। तो लोगों के मन में था कि अब ये जो कोरोना है इसकी वैक्सीन भी पता नहीं कितने साल बाद आएगी। वहीं मोदी जी और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किया, रात दिन काम किया, उसके कारण से कोरोना की जो वैक्सीन है वो 1 साल से भी कम समय में, एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत के अंदर जो है बनकर तैयार हुई। ये था मोदी जी का नेतृत्व। और इस कोरोना महामारी के दौरान जहां एक वैक्सीन इतने बड़े देश में जहां एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन भी पूरे देशवासियों को बिना किसी फीस के लगाई गई, कोई चार्ज नहीं लिया गया, और तीसरी जो वैक्सीन है बूस्टर डोज जिसको बोलते हैं, वह बूस्टर डोज भी मुफ्त में लगाई जा रही है। जिन बच्चों की उम्र 18 साल हो गई, कोई ऐसा बच्चा है जिसने वैक्सीन न लगाई हो? सबने वैक्सीन लगा दी? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई? आपने तो लगाई, सबने लगा दी। रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। कोई ऐसा भी है जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है? कोई नहीं है? है कोई वैक्सीन नहीं लगाई जिसने? अरे इनकी उम्र 18 साल नहीं हुई होगी। कितने साल के हो बेटा? 15 साल के। मैंने कहा 18 साल से कम वाले, ज्यादा वाले। तो ऐसी महामारी के समय में जहां हमको वैक्सीन भी पूरे देशवासियों को लगाने का काम हुआ, बिना किसी शुल्क के, निःशुल्क। आप लोगों ने, किसी ने पैसा तो नहीं लिया ना वैक्सीन लगाने का? किसी से पैसा लिया तो नहीं? किसी ने नहीं लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वहीं देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग
देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे थे जिनका काम बंद हो गया, जिनका काम बंद हो गया। कोई रिक्शा चलाता था, कोई तांगा चलाता था, कोई छोटा सा ढाबा चलाता था, होटल चलाता था, या कोई छोटी मजदूरी करता था, छोटी दुकानदारी करता था। उन सभी के काम बंद हो गए। ऐसे समय में अब उनका घर कैसे चलेगा, उनका चूल्हा कैसे चलेगा, उनको भूखे तो नहीं रहना पड़ेगा। यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे समय में, एक प्रधानमंत्री के रूप में जो उनके दायित्व थे वो अलग थे, लेकिन उन्होंने केवल प्रधानमंत्री के नाते भी और एक परिवार के गार्जियन के नाते भी पूरे देश की चिंता करी और देश के 80 करोड़ लोगों को उनके घरों का चूल्हा जलता रहे, उनको 2 टाइम का भोजन मिलता रहे, किसी को भूखे पेट न सोना पड़े। उसके लिए गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर एक व्यक्ति के नाम पर 5 किलो राशन देने का प्रति महीने का इंतजाम किया, जो अभी तक चल रहा है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी जहां हमारे विकास के कोई काम नहीं रुके, वहीं हमारा सकल घरेलू उत्पाद, यह भी जो वित्तीय वर्ष हमारे 2014 में जब तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बने थे, तब तक जो है 113.45 लाख करोड़ रुपया था। और जो वित्तीय वर्ष 2022 में, इस समय में 8 सालों के बाद यह बढ़कर 236.64 लाख करोड़ हो गया। यह वृद्धि लगभग 2 वर्ष की कोविड महामारी के बाद है, यानी कि दुगने से भी ज्यादा हो गया, दुगने से भी ज्यादा हो गया। और इस अवधि में जो प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, एक व्यक्ति की